सो बेटा जी, हमारा जो आज का एजेंडा है, हमने एक कंडीशनल स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है। उससे पहले हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर था। यहाँ पे आपके सामने दोनों का एक कंपैरिजन मौजूद है कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है। सीक्वेंशियल नाम से जाहिर है कि सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस के तहत तमाम स्टेटमेंट्स जितनी आपने लाइनें लिखी हैं सारी की सारी एग्जीक्यूट होती हैं। ना कोई स्टेटमेंट और लाइन स्किप होती है और ना ही कोई डुप्लीकेट होती है, यानी कि 2 दफ़ा रन होती है। तो हमने जितनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं अभी तक, हम जितने भी प्रोग्राम कर चुके हैं, जितनी स्टेटमेंट लिखते हैं सारी की सारी रन होती हैं और कोई स्किप नहीं होती, कोई डुप्लीकेट नहीं होती। लेकिन जो हम अगला स्ट्रक्चर शुरू करने वाले हैं उसको हम कहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा टाइप है स्ट्रक्चर्स की, इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए कंडीशन लगती है। ये जो डायमंड शेप है, हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि इसको हम कहते हैं कंडीशनल, ये फ्लो चार्ट के अंदर कंडीशनल सिंबल है। इसके 2 एजेस होते हैं हमेशा, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, 0 और 1। ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई एक रन होता है, दोनों रन नहीं होते। हम 2 ब्लॉक्स बनाते हैं, एक ब्लॉक स्किप होता है और एक रन होता है। दोनों में से कौन सा स्किप होना है और कौन सा रन होना है डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ठीक है, जो हम कंडीशन लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लॉक रन होना है और कौन सा ब्लॉक स्किप होना है। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, टेम्परेचर 32 डिग्री से कम है। अगर कम है तो हम कहते हैं कवर टोमेटोज़ को कवर कर दिया जाए, अदरवाइज हम कहते हैं अनकवर कर दिया जाए। तो ये एक कंडीशन है। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मार्क्स 50 और अबव हैं, यानी कि 50 या उससे ज़्यादा हैं, तो हम कहते हैं स्टूडेंट पास है, अदरवाइज हम कहते हैं फेल है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, या पास होगा या फेल होगा। ठीक है, सिमिलरली हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जो मंथ है ये 11 है, तो 11th मंथ है, अगर ये 11th है तो हम कहेंगे कि जिसके अंदर जो है ना वो डेज 30 होंगे, अदरवाइज हम कहेंगे 31 होंगे या 28 होंगे एक्सेट्रा। तो ये कंडीशन हमें बताती है कि दोनों में से कौन सा ब्लॉक रन होना है और कौन सा ब्लॉक स्किप होना है। अब लफ्ज़ जो कंडीशन है ये किस चीज़ से मिलके बनती है, इसकी कंपोजिशन कैसे है। कंडीशन आपको हमेशा इसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है, जिनको हम आसान लफ्ज़ों में कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास 6 होते हैं। इक्वल टू, आसान जिस तरह हम लिखते हैं कि जी अगर तो हम कहते हैं कि डे इज़ इक्वल टू 6 है, इसका मतलब सैटरडे है। डे इज़ इक्वल टू 7 इसका मतलब संडे है, और डे इज़ इक्वल टू 1 इसका मतलब मंडे है। ये इक्वल है, यानी कि हम इक्वल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल इस्तेमाल होगा इसके अंदर इक्वालिटी, टेस्ट ऑफ इक्वालिटी के लिए, जहाँ पे हम किसी चीज़ को इक्वल चेक करने लगेंगे वहाँ पे हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे हमने ये देखना है नॉट इक्वल टू, तो हम ये वाला सिंबल लगाते हैं। इसको याद रखना है आपने, दिस इज़ नॉट इक्वल टू। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन, लेस देन। जिस साइड को इसका फेस ओपन होता है आपको पता है वो ग्रेटर देन होता है, अदरवाइज ये लेस देन होता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे लफ्ज़ जो और है उसको आपने नोट करना है। व्हाट इज मीन बाय एन और से क्या मुराद होता है आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। और से मुराद होता है दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू है। यानी कि हमने लिखा 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखें ये जो हमने लिखा हुआ है इसमें 5 बराबर तो नहीं है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, बराबर नहीं है, लेकिन ग्रेटर तो है ना 3 से। तो ओवरऑल इसका आंसर जो है ना, इसका वो क्या आएगा, इसका जो आंसर बनेगा वो होगा ट्रू। ठीक है, तो हमने बोला कि कंडीशन की 2 एजेस होते हैं, ये वो ट्रू होती है, ये फॉल्स होती है। सिमिलरली हमने लिखा 7 लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए 2 कंडीशन लगी थी, दोनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं हुई, तो इस सूरत में हम उसको कहते हैं इसका आंसर आएगा फॉल्स। सिमिलरली हमारे पास हम कहते हैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 50 हों या उससे ज़्यादा हों, तो उस सूरत में हम कहते हैं इसको, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू सूरत में हम इसको पास कह देंगे, अदरवाइज हम इसको कह देंगे फेल। ठीक है, सिमिलरली हम कहते हैं डे इज इक्वल टू 1। ठीक है,
तो ये अगर आपने इक्वालिटी चेक करने कि डे किसके बराबर है, 1 के इक्वल है, तो हम उसको कह देते हैं मंडे इज़ द फर्स्ट डे, फर्स्ट वर्किंग डे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो कंडीशन लगती है वो कभी भी इन 6 ऑपरेटर्स में से किसी एक के बगैर, किसी एक को इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बगैर आप कंडीशन नहीं लगा सकते। ठीक है, ये 6 ऑपरेटर्स हैं, इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये रिलेशन बताते हैं कि दो नंबर्स, दो क्वांटिटीज़, दो आइटम्स के दरमियान में क्या रिलेशन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो हमें दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन का पता चलता है, दैट्स वाई हम उसको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो कंडीशन हमेशा कंपोज होती है इन चीज़ों से। ठीक है, जब तक ये चीज़ें नहीं होगी कंडीशन कंपोज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं ये और, एंड और नॉट के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज हम बात करते हैं कंडीशंस एंड ब्रांचिंग की। तो ये हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है इसको हम कंडीशनल ब्रांचिंग स्ट्रक्चर कहते हैं कि इसकी 2 ब्रांचेज हैं, दोनों में से कोई एक रन होगी और एक स्किप हो जाएगी, यानी कि या तो ये कवर्ड टोमेटोज होगा या अनकवर्ड टोमेटोज होगा। अब हमारे पास जो पहला इसमें स्ट्रक्चर है वो इफ़ देन एल्स का है। मैं आपको सिंटैक्स इसका समझा देता हूँ। सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह से है, आपने लफ्ज़ लिखना होता है इफ़, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखनी है कंडीशन। कंडीशन के ऊपर ब्रैकेट लगा दें या ब्रैकेट ना लगाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर कंडीशन ट्रू होगी देन, इफ़ कंडीशन देन आपने यहाँ पे लिखना है। इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ। देन आपने यहाँ पे लिखनी है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट सिंगल भी हो सकती है और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 जितनी हम स्टेटमेंट्स चाहें। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली चीज़ रन होगी, अदरवाइज हम लिखते हैं एल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं। एक स्टेटमेंट हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एस। और यहाँ पे आपने लिखना होता है एंड इफ़। जो भी चीज़ हम ओपन करते हैं, आपको पता है प्रोग्राम शुरू होता है सब से और एंड होता है एंड सब से। जिस तरह हमने सिलेक्शन किया था उस तरह एंड सिलेक्शन किया था। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्शन, जिस तरह जो चीज़ ओपन कर रहे हैं उसको एंड भी करते हैं। इफ़ को आपने यहाँ पे ओपन किया है, इसको हम यहाँ पे ख़त्म भी करेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। ये जो इफ़ वर्ड है, ये कीवर्ड है, ये ब्लू में आना एज इट ब्लू ही होगा हमेशा से। ठीक है, देन हमेशा ब्लू ही नज़र आएगा आपको, एल्स हमेशा ब्लू नज़र आएगा आपको, एंड इफ़ हमेशा ब्लू नज़र आएगा आपको। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके लिए ऑप्शनल हैं, आप इनको ग्रीन कर देते हैं और एक को रेड कर देते हैं। ग्रीन और रेड ये हमने 2 सिंबल्स लिए हैं जो कि सिग्नल्स होते हैं ना रोड पे, उनसे लिए हैं। अब ग्रीन होगा या रेड होगा, ठीक है। अब पाकिस्तानी सिग्नल्स को नहीं आपने सपोज करना, क्योंकि वो एक वक्त ग्रीन भी होते हैं, रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं। यहाँ पे आपने सपोज करना है उनकी लॉजिक को कि या आपके पास गो हेड है जिसको हम ग्रीन कहते हैं कि आप मूव कर सकते हैं, और रेड की सूरत में आपने रुकना है। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई एक चीज़ होगी ना हमारे पास, हम या ग्रीन के ऊपर होंगे या रेड के ऊपर होंगे। तो ये हमारे पास या रेड वाली स्टेटमेंट्स रन होनी है या ग्रीन वाली होनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में से एक भी रन ना हो, ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही रन हो जाएं। ये इसका रूल है कि या दोनों एक रन होगी डेफिनेटली, दोनों स्किप भी नहीं हो सकती, दोनों रन भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका सिंटैक्स है। हमने क्या लर्न किया कि हम जहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि आप एक ब्लॉक को रन कर लें और एक को स्किप कर दें। और यहाँ पे जो कंडीशन होती है इसको लिख देते हैं कंडीशन इज ऑलवेज मेड अप विद कंपैरिजन ऑपरेटर्स। वो कौन से होते हैं? इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू, आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ये 6 होते हैं, इनके बगैर कभी भी आप कंडीशन नहीं लगा सकते। आसान वाली एग्जांपल से शुरू कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना सीखते हैं, देन हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स के ऊपर आएंगे।
इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम वर्ड की फ़ाइल को ओपन करें, सॉरी एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करें और एक्सेल में डेवलपर में जाके कोई बटन इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपल एक स्टूडेंट का के मार्क्स लेते हैं मैथ में और देखते हैं कि वो पास है या नहीं है। तो उसके लिए हमें आपको पता है एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, मैथ एज डबल ले लें या इंटीजर ले लें। मैथ की वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, लिख देते हैं इनपुट वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर योर मैथ्स मार्क्स। टाइटल इसका दे देते हैं रिजल्ट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0। ठीक है, मैथ के मार्क्स यूज़र से एंटर हो जाएंगे। अब हमारी बारी है कंडीशन लगाने की। हम लगाते हैं इफ़ मैथ्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं, देन हम क्या करेंगे देखें ज़रा। उसने ऑटोमेटिकली इफ़ को और देन को ब्लू कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, थोड़ी सा टैब दे के लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज बक्स में जाके देखते हैं यू आर सक्सेसफुल। बटन शटन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। वीबी इंफॉर्मेशन साथ में लगा देते हैं, टाइटल इसका कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, और जब आप ये सेकंड कॉमा इस फर्स्ट कॉमे के बाद वाली कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको आंसर किसी जगह पे स्टोर भी करना पड़ता है। तो हमारे पास अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, ट्रू होने की सूरत में ये वाली चीज़ रन हो जाएगी। अदरवाइज़ हम लिखते हैं एल्स। देखें एल्स भी ब्लू हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हम लिख देते हैं z इज़ इक्वल टू मैसेज बक्स यू आर फेल। यहाँ पे लगा देते हैं वीबी क्रिटिकल और साथ में यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल में बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे हमने करना होता है एंड इफ़। जो भी चीज़ आपने ओपन की होती है उसको एंड भी करना होता है। तो देखें अब ये 2 मैसेज बक्स लगाए हमने, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों के दोनों रन हो जाए। अब दोनों में से कोई एक स्किप होगा, एक रन होगा, डिपेंड करता है दिस कंडीशन। ये जो ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ, इसको ब्रैकेट में आपने लिखा हुआ है, इसके मुताबिक फ़ैसला होगा कि कौन सी स्टेटमेंट रन होनी है और कौन सी स्टेटमेंट स्किप होनी है। देखते हैं जी। मैथ के मार्क्स हम कहते हैं 66 है, यू आर सक्सेसफुल। मैथ के मार्क्स हैं 46, बेटर लक नेक्स्ट टाइम यू आर फेल। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कंडीशन कैसे डिज़ाइन करते हैं। बेटा जी इसका प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो अभी हमने बनाया है। राइट अ प्रोग्राम दैट enter marks from student and display pass if marks are greater or equal to 50, otherwise display फेल। तो ये प्रोग्राम हमने किया है, इसकी कोडिंग आपके सामने अवेलेबल है। कि हमने सिंपल एक इनपुट ली और आफ्टर गेटिंग इनपुट हमने क्या किया, उसके ऊपर कंडीशन लगा दी। एक और प्रोग्राम कहते हैं आसान सा, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर ईयर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले वेदर इट्स अ लीप ईयर और नॉट। यूज़र से एक ईयर की वैल्यू हमने गेट करनी है, फिर हमने देखना है कि वो लीप ईयर नहीं है या लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर आप लोगों को पता होगा, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो 2019 है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 पे, इज़ इक्वल दिस डिवाइडेड बाय 4। अगर तो पूरा पूरा तकसीम हो जाए
तो इसका मतलब होता है कि वो लीप ईयर है। जिस तरह से 2020 है ना, पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, 2022 है, पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा है। इसके बाद 2024 लीप ईयर। लीप ईयर से मुराद ये होता है कि फरवरी के 29 डेज़ होंगे। तो हमने ये चेक करना है कि लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। इस सारे को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, डिम ईयर एज इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर ही होगा हमेशा। ईयर की वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर ईयर टू चेक, बाकी कुछ भी नहीं देते इसको, फिलहाल हमने एक ईयर लिया है। अब इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। हमने जब ऑपरेटर्स पढ़े थे चैप्टर वीक नंबर 1 के अंदर, तो हमने पढ़ा था कि मैथमेटिक्स में एक मॉडुलस ऑपरेटर होता है, उसका काम होता है रिमाइंडर देना। मॉडुलस 15 को 5 पे तकसीम किया तो आंसर आया 0, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 है। 15 को 4 पे तकसीम किया तो रिमाइंडर आएगा 3, 4 3 12 होता है, और 3 जो है ना वो रिमाइंडर होगा। अगर किसी चीज़ का रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। मैं कहता हूँ इफ़ ईयर मॉड 4 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ईयर का 4 के साथ मॉड लिया, अगर तो वो 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि 2020 को 4 पे तकसीम किया तो आंसर जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, इसका मतलब वो क्या है, लीप ईयर। यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज बॉक्स के अंदर, दिस इज अ लीप ईयर। एल्स हम दिखेंगे मैसेज बॉक्स में, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। एंड इफ, ठीक है। तो जो ईयर की वैल्यू आएगी उसका हम 4 के साथ मॉडुलस लेंगे, रिमाइंडर लेंगे। अगर तो रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब लीप ईयर है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। फिर हमने इसको एंड कर दिया। सो बेटा जी, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट डन होगी। 2019 है तो हम कहते हैं नॉट अ लीप ईयर। 2032 जो होगा वो एक लीप ईयर होगा। सिमिलरली 1947 पाकिस्तान बना था, लीप ईयर नहीं था, ठीक है। 1948 था या नहीं था, ये भी नहीं था, ठीक है। 1950 देखते हैं, ये भी लीप ईयर नहीं था। 1952 लीप ईयर था, ठीक है। सो ये 4 साल बाद रिपीट होता है, लीप ईयर होता है। इसी तरह का इससे मिलता जुलता एक और प्रोग्राम है, हम कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले वेदर। ये वेदर भी दूसरे वाला वेदर हो गया है, मौसम वाला, ये वाला। वेदर इट्स इवन और ऑड, इवन है या ऑड है। नंबर चेक करना हो इवन है या ऑड है तो हम चेक करते हैं कि वो 2 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं है। तो डिम नंबर NUM एज इंटीजर लेंगे। अच्छा, जो इंटीजर्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इवन या ऑड हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट में नंबर होते हैं ना, रियल नंबर्स, उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी कि 7.5 है, ना वो इवन ना वो ऑड है, तो ये इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है। तो हमने इंटीजर नंबर लेना होता है, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर एन इंटीजर नंबर, इसको दे देते हैं इवन ऑड चेक, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 दे देते हैं। इफ़ जो नंबर आया है उसका मॉडुलस 2 के साथ 0 के बराबर आता है, देन हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में लिखेंगे दिस इज़ एन इवन नंबर, यानी कि 2 के ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो रहा था, उससे हमें पता चला कि इवन नंबर है। एल्स में हम लिख देते हैं मैसेज बॉक्स में दिस इज़ नॉट एन इवन नंबर, या दिस इज़ एन ऑड नंबर कर लेते हैं। यहाँ पे एंड इफ,
तो ये कंडीशन हमें बताती है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रन होगी। कंडीशन डिपेंड करती है इस वैल्यू के ऊपर, नंबर के ऊपर। तो नंबर का 2 के साथ मॉडुलस लेते हैं तो फिर हमें आंसर उसका पता चलता है। जी, हमने एक इंटीजर नंबर एंटर करना है, लेट्स सपोज 87 है, तो कहते हैं दिस इज़ ऑड नंबर। 0 एंटर करते हैं, 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी थी इसकी, तो 0 इवन नंबर दे रहा है। और 9 को एंटर किया तो ऑड नंबर है। इवन पे और ट्राई कर लेते हैं, 46, तो ये हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, कंपैरिजन के हवाले से एक और प्रोग्राम लिखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर 2 numbers फ्रॉम यूज़र से 2 नंबर लेगा एंड चेक वेदर द फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर और नॉट। आपने ये चेक करना है कि क्या जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। इसका मतलब हमने 2 नंबर्स लेने हैं यूज़र से। इसको रेज कर देते हैं सभी को, डिम n1 n2 एज कुछ भी ले लें, डाटा टाइप डबल ले लेते हैं। तो n1 की वैल्यू लेनी है यूज़र से, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर फर्स्ट नंबर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 दे देते हैं, टाइटल इसको कोई नहीं दिया। सिमिलरली n2 वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर सेकंड नंबर, टाइटल इसको भी कुछ नहीं दिया, हम सेकंड पे आ गए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे दी है। तो ये हमारे पास 2 नंबर्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन नंबर्स को कंपेयर करना है कि पहला नंबर जो है वो स्क्वायर है दूसरे का या नहीं है। इफ़ n1 मल्टीप्लाइड बाय n1 इज इक्वल टू n2 एज, देन क्या करेंगे हम, अगर n1 का स्क्वायर जो है ना वो n2 के बराबर है तो हम कहेंगे मैसेज बॉक्स में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। एल्स में हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स सेकंड नंबर इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। कंप्लीट ना भी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है ना, उसको कह देते हैं एंड इफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप 5 दे रहे हैं, यहाँ पे 25 दे रहे हैं, तो देन ये वाला स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज़ ये वाली चलेगी। तो ये हम देते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर 9 है, सेकंड नंबर 81 है, तो हम कहते हैं सेकंड नंबर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। 87 हम लिखते हैं और यहाँ पे 89 लिखते हैं और कहते हैं सेकंड नंबर इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये जस्ट एक कंडीशन लगाने का एक मैकेनिज़्म है। अभी हम इससे मिलती जुलती एक और एग्जांपल करते हैं, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। हम कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर यूजर्स सैलरी एंड ग्रेड फ्रॉम यूज़र से उसकी सैलरी और उसका ग्रेड पूछेगा। इफ़ द ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 ही उससे ज़्यादा का ग्रेड है, देन ऐड 20% बोनस टू द सैलरी। एल्स
अगर कहता है कि ग्रेड 16 या उससे ज़्यादा तो हम इसको कर देते हैं 10% बोनस, एल्स एड 15% bonus to the salary, and finally display net salary. तो इसका जो ख़ुलासा वो ये बना है कि यूज़र से करंट सैलरी लेनी है उसकी, और साथ में हमने इससे उसका ग्रेड लेना है। अगर उसका ग्रेड जो है वो 16 या उससे ज़्यादा है तो 10% बोनस लगाना है, और अगर उससे कम है तो 15% बोनस लगाना है। ठीक है, हम इसको रेज कर देते हैं, डिम सैलरी बोनस और नेट सैलरी और ग्रेड, 4 वेरिएबल का ज़रूरत होगी एज डबल डाटा टाइप। ठीक है, ग्रेड वैसे सिंगल डाटा टाइप का होता है इंटीजर, लेकिन हम उसको डबल में डिक्लेयर कर लें तभी कोई इशू नहीं है। हम कहते हैं ग्रेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर योर करंट ग्रेड। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 1 कर देते हैं क्योंकि 0 ग्रेड कोई नहीं होता। देन हम कहते हैं सैलरी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर योर करंट सैलरी। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 कर देते हैं, गो कि ये भी 0 नहीं होती लेकिन वैल्यूज़ हम 0 रख सकते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन लगनी है वो इसकी सैलरी ग्रेड के ऊपर लगनी है, लेकिन हमने इसका बोनस कैलकुलेट करना है। हम कहते हैं इफ़ ग्रेड ग्रेटर दैन इक्वल टू 16 होगा, देन हम क्या करेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 16 होगा, देन हम ये करेंगे कि उसके जो बोनस है ना वो कैलकुलेट करेंगे। बोनस इज इक्वल टू सैलरी का मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। सैलरी का 10% बोनस ऐड हो जाएगा। फिर हम इसमें कर लेते हैं सैलरी इज इक्वल टू नेट न्यू सैलरी इज इक्वल टू नेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस। फिर हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में कर देते हैं योर न्यू सैलरी इज इक्वल टू योर बोनस is equal to and bonus, और and your new salary is equal to and salary and net salary, sorry। यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट्स वाई उसको रन नहीं कर रहा। तो अगर ये 16 से ज़्यादा है तो हम 10% बोनस ऐड कर दिया। एल्स में हम लिख देते हैं बोनस इज इक्वल टू, इसको डबल टैप दे दें, बोनस इज इक्वल टू सैलरी का 15% है, नेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस, और मैसेज बॉक्स में हम लिख देते हैं योर बोनस इज इक्वल टू एंड बोनस को डिस्प्ले करना है यहाँ पे, एंड योर न्यू सैलरी इज इक्वल टू एंड नेट सैलरी।
यहाँ पे हम इसको कह देते हैं एंड इफ एंड सब। ठीक है, तो यूज़र से सैलरी और ग्रेड इनपुट लेगा, ग्रेड के ऊपर कंडीशन लगाएगी, उससे वो बोनस कैलकुलेट करेगा, बोनस कैलकुलेट करने के बाद उसकी नेट सैलरी कैलकुलेट करेगा और नेट सैलरी कैलकुलेट करने के बाद उसको डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड है 17, 10% बोनस लगेगा जो भी सैलरी होगी, और हम यहाँ पे लिख देते हैं 50,000। 10% इसका 5,000 होता है, न्यू सैलरी 55,000 है। ग्रेड हमारे पास है 10, सैलरी है 30,000। 30,000 का 15% ऐड होगा तो 4,500 रुपीज़ शायद बनेंगे, 4,500, और न्यू सैलरी जो है ना वो 34,500 रुपीज़ होंगी। तो इसका ना मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते हैं इसको फेक वाली। जो चीज़ समझाने वाली बात है कि देखें यहाँ पे हमने कहा था स्टेटमेंट आ सकती है, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ना कि स्टेटमेंट आ सकती है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। ठीक है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और सारी की सारी रन होती हैं एल से पहले पहले। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये सारी की सारी रन होती हैं एंड इफ से पहले पहले। ठीक है, तो आपको इसका ब्लॉक वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी रन हो जाएंगी एल से पहले पहले, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली ये सारी रन हो जाएंगी एंड इफ से पहले पहले। और इसका एक और हल भी है, इस तरह आपकी कोडिंग का टाइम सेव होगा कि ये जो चीज़ डुप्लीकेट हो रही है ना, इसको आप निकाल दें दोनों में से। ठीक है, आप सिर्फ बोनस कैलकुलेट करें कंडीशन के अंदर, बाकी सारी चीज़ें कंडीशन से बाहर ले आएँ, फिर भी ये चीज़ वैसे ही परफॉर्म करेगी। ठीक है, बोनस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी बोनस होगा वो सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा और सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। अब दोबारा उसी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सैलरी फॉर एग्जांपल 17 स्केल था और 50,000 हमने सैलरी जो है ना एंटर की थी, तो यही हमारा आंसर आया था 5,000 एंड 55,000। सिमिलरली हमारे पास ग्रेड था 10, 10 लिख दिया हमने, फिर भी रन हो जाएगा, और सैलरी हमने एंटर की थी 30,000, तो इसका 34,500 आंसर आया था। तो ये 34,500 जो चीज़ डुप्लीकेट हो रही है और उसका आपकी कोडिंग के ऊपर सिमिलर इफेक्ट है दोनों साइड पे, आप उसको उठा के एल्स से बाहर यानी कि कंडीशन से बाहर ले जाते हैं। आप सिर्फ कंडीशन के अंदर बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आप उठा के बाहर ले आए। इसको भी रेस करें अगर यहाँ पे, तो हम एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि हम बोनस कैलकुलेट ही ना करें। मैं यहाँ पे नेट सैलरी कैलकुलेट कर लेता हूँ। नेट सैलरी इज़ इक्वल टू पुरानी वाली सैलरी प्लस जो सैलरी है उसका 10%। देखें यहाँ पे सैलरी का पहले 10% कैलकुलेट हो जाएगा जो कि 5,000 निकला था हमारी एग्जांपल में, और यहाँ पे पुरानी सैलरी है 50,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 5,000 55,000 बन जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पे कर दें, इसको उड़ा दें, नेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस ओल्डर सैलरी का 15%। ठीक है, अब आपको ये बोनस और नेट सैलरी कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वेरिएबल भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप क्या करते हैं, सिंपल आप न्यू सैलरी को डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पे, योर न्यू सैलरी इज इक्वल टू नेट सैलरी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे चाहें कि कोई भी और वेरिएबल इस्तेमाल ना हो, इवन नेट सैलरी वाला भी इस्तेमाल ना हो, आप सैलरी वाले को अपडेट कर लें। पहले मैं इससे रन करके दिखा देता हूँ आपको। 15 ग्रेड है और सैलरी जो है ना वो 40,000 है। 40,000 के ऊपर जो है ना वो 15% लगेगा, तो 46,000 46,000 बन जाएगा ये। 40,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 46,000। सिमिलरली अगर ग्रेड है 17 और सैलरी जो है ना वो 50,000 थी, तो ये 55,000 आंसर आ रहा है। आप इसको मज़ीद अगर आपको वेरिएबल नहीं आप डिक्लेयर करना चाहते, आप सिर्फ सैलरी के कर लें, सैलरी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नेट सैलरी भी कुछ नहीं होगी, पुरानी वाली सैलरी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, नई सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दो वेरिएबल्स के साथ ही आप इसको रन कर लेंगे। ग्रेड था हमारे पास 16 और 15 और सैलरी थी हमारे पास 30,000। 30,000 का
4500 आंसर आता है, ये देखें सिमिलर आंसर है। सिमिलरली 17 स्केल है, 50,000 सैलरी थी तो 55,000 आंसर आना चाहिए, सिमिलर आंसर अवेलेबल है। तो ये एक प्रोग्राम को करने के मल्टीपल लॉजिक्स हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी कोडिंग जो है वो मैंने कॉपी शॉपी नहीं की किसी जगह पे, आपने इसकी वीडियो को देखना है यूट्यूब पे जाकर, वहाँ से कोडिंग और क्वेश्चंस को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।